हाँ तो वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, आज का मेरा जो क्लास 12th लेवल का लेक्चर है उसमें हम लोग आज वन शॉट में अपना एरोमेटिक एमीन्स बेटा कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग लेक्चर में हम लोग एरोमेटिक एमीन में मतलब हम लोग सारी बात करेंगे अपने एनिलीन की, जो बेटा एक प्रकार का एरोमेटिक एमीन्स होता है और इससे बेटा बहुत क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं एरोमेटिक एमीन्स को लेकर के, ठीक है। तो आप सभी हेडिंग डाल दीजिए। फिलहाल हेडिंग पढ़ने वाली है बच्चा एरोमेटिक एमीन्स, ठीक है। एरोमेटिक एमीन्स का बेटा मतलब क्या होता है? अगर मैं एमीन की बात करता हूं तो बेटा उसमें मोस्टली हम लोग प्राइमरी एमीन की अगर स्टडी करें तो उसमें बेटा NH2 ग्रुप होता है। क्या होता है बेटा? NH2 ग्रुप होता है, ठीक है। अगर इसी NH2 ग्रुप को अगर मैं बेंजीन न्यूक्लियस के साथ जोड़ दूं, मतलब बेंजीन के साथ अगर बच्चा मैं NH2 को जोड़ देता हूं, यहाँ एक लोन पेयर होगा, तो ये जो मेरे पास बेटा मॉलिक्यूल बन जाएगा ना, इसका नाम होता है एरोमेटिक एमीन्स। और इसे मैं फिलहाल एनिलीन के नाम से जानता हूँ। इसे मैं किस नाम से जानता हूँ बेटा? एनिलीन। और इसका अगर कोई आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पूछेगा ना तो आप या तो बता दो 1 एमिनो बेंजीन बता दो या फिर एनिलीन भी बेटा चल जाएगा। अगर इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कोई पूछता है तो या तो आप 1 एमिनो बेंजीन बता दो या फिर आप एनिलीन भी बेटा बता सकते हो, क्योंकि बेंजोइक एसिड, एनिलीन, इन सबके जो आपके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है इनके नाम से ही जाने जाते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने एरोमेटिक एमीन्स को। अगर हम देखें तो इनके बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशंस क्या क्या है, मतलब हम लोग किस तरह से अपना एरोमेटिक एमीन्स को बेटा तैयार कर सकते हैं और कौन कौन से मेथड्स जो हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला मेरे पास है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, बेटा हम लोग क्लोरोबेंजीन की हेल्प से एनिलीन बना सकते हैं, ठीक है। अगर मैं क्लोरोबेंजीन की बात करूं बेटा तो बेंजीन के ऊपर आपको Cl चिपका देना है। इस पता है आपको क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। आपने एक पॉइंट सीखा था कि क्लोरोबेंजीन का Cl बेटा इनर्ट होता है। अगर आपने मेरे हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स के लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो आपको वहां पे ये सारे लेक्चर्स आपको लाइन से मिल जाएंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स वाले में, ठीक है ना। अब क्लोरोबेंजीन का Cl बेटा इनर्ट होता है तो इसका Cl किसी भी न्यूक्लियोफाइल द्वारा जल्दी नहीं हटता है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अमोनिया गैस, अमोनिया न्यूक्लियोफाइल पास तो करूंगा, साथ में कॉपर का कैटलिस्ट रखूंगा, हाई टेम्परेचर रखूंगा और साथ में हाई प्रेशर रखूंगा। टेम्परेचर लगभग 350 के आसपास चाहिए, प्रेशर लगभग 200 ATM के आसपास चाहिए, तब जाके ये यहाँ पर अटैक करेगा, Cl को धक्का वक्का देके निकालेगा, खुद जाके पहले लगेगा NH3+, मगर बाद में H+ निकल के वो बन जाएगा NH2 बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा और मेरा साथ में बाबूजी HCl भी निकल जाएगा, ठीक है। मतलब कह रहा हूं कि अमोनिया अगर आप डायरेक्ट पास करेंगे यहाँ तो भाई कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो क्लोरोबेंजीन का Cl है उस पर जल्दा कोई भी न्यूक्लियोफाइल फटाफट अटैक नहीं करता है। हमें कंडीशन चाहिए होती है बेटा हाई टेम्परेचर और बेटा हाई प्रेशर की। तो पहला मेथड तो हो गया कि अगर आपको एनिलीन बनाना है तो मैं क्लोरोबेंजीन से बना सकता हूँ, ठीक। दूसरा भाई बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, हम लोग नाइट्रोबेंजीन से बनाते हैं। तो लिख सकते हैं हम लोग फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन। ये भाई इस मेथड को तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट ही डाल दीजिए अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, कंपटीशन लेवल के लिए भी काफी फेमस क्वेश्चन है। क्या होता है नाइट्रोबेंजीन बेटा? अगर मैं बेंजीन के ऊपर NO2 लगा देता हूं तो ये नाइट्रोबेंजीन है। देखो नाइट्रोबेंजीन का अगर मैं एसिडिक मीडियम में नाइट्रेशन करता हूं, नाइट्रोबेंजीन का अगर मैं एसिडिक मीडियम में नाइट्रेशन करता हूं, ठीक है, अगर नाइट्रोबेंजीन का अगर मैं एसिडिक मीडियम में नाइट्रेशन करता हूं, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर लेता हूँ यहाँ पर SN+2HCl, SN+ क्या लेता हूँ बच्चा? 2HCl, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल बेटा ये 6H ले लेता है। टोटल कितने H लेगा बेटा? 6H ले लेगा यहाँ पर, और 6H लेने के बाद मेरा तो बेटा यहाँ पर मैंने बता रहा था कि नाइट्रोबेंजीन जो होता है उसका अगर मैं रिडक्शन SN मेटल प्लस HCl से कराता हूँ तो ये बेटा 6H एक्सेप्ट करके यहाँ पर जो NO2 है बेटा वो NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अगर आप नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन
स्लाइटली एसिडिक मीडियम में कराएंगे, मतलब एसएन देंगे प्लस HCl देंगे, आप समझिए इसके 3 मोल खर्च होंगे, ठीक है। कितने मोल खर्च होंगे? 3। तो यहाँ से 6H निकलेंगे और वो NO2 को बेटा रिड्यूस कर देंगे बेटा किसमें? NH2 में। इसके बदले आप चाहें तो यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा, उससे भी इसका रिडक्शन हो जाएगा। तो 2 मेथड तो मेरे ये हो गए आपके एनिलीन को बनाने के लिए। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मेथड वो भी है जो आप लोगों ने एलिफेटिक एमीन्स में पढ़ा था, जिसका नाम बेटा होता है हाफमैन ब्रोमिमाइड रिएक्शन, जो मेरे पास 3rd नंबर है। 3rd नंबर पे मेरे पास आता है हाफमैन ब्रोम एमाइड रिएक्शन, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे बेटा? हम लोग एरोमेटिक एमाइड लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे बेटा? एरोमेटिक एमाइड। मतलब क्या लेंगे? बेंजीन ले लिया बेटा, बेंजीन के ऊपर यहाँ पर हो जाएगा C डबल बॉन्ड O NH2। तो ये जो मॉलिक्यूल होता है बेटा, ये होता है बेंजेमाइड। मतलब ये जो मॉलिक्यूल है बेटा, इसका नाम बेंजीन का एमाइड है ना, तो बेंजेमाइड। अब मैं इस पे लगाऊंगा बेटा हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। इसके लिए मैं इसको क्या दूंगा बच्चा? Br2 प्लस KVS दूंगा। क्या दूंगा बच्चा? Br2 प्लस KVS दूंगा। तो आपको इस रिएक्शन में बताया गया था कि बेटा 20 से CO हट जाएगा। 20 से क्या हट जाएगा? CO, ठीक है। मतलब 20 से जब CO हटेगा तो NH2 यहीं पे आकर रिंग में जुड़ जाएगा। रीअरेंजमेंट होता है, एक प्रकार का रीअरेंजमेंट होता है। समझो बेंजीन यहाँ से यहाँ रीअरेंज हो जाती है, ठीक है ना। तो बेंजीन ऐसे रहेगी आपकी, और इसके ऊपर बेटा यहाँ पर आपका लग के आ जाएगा NH2। तो कुल मिला के मेरे पास ये बन जाएगा एनिलीन। तो ये एनिलीन के बेटा 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड थे आपके एरोमेटिक एमीन्स को बनाने के लिए, जो आपके क्लास 12th के लिए आपको बहुत ज़रूरी है पढ़ना। अब हम लोग बात करेंगे अपने एरोमेटिक एमीन्स के बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। तो एरोमेटिक एमीन्स के पास कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आती हैं? तो पहला पॉइंट हम लोग बात कर लेते हैं बच्चा, बेसिक नेचर ऑफ एनिलीन। पहला बात कर लेते हैं बेसिक नेचर। देखो भाई सीधी सी बात है कि यहाँ पर मेरे पास एनिलीन है। एनिलीन में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, सबको पता है। जिसके पास लोन पेयर होता है प्लस जो लोन पेयर डोनेट कर सकता है, वो सब के सब बेटा क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। जिनके पास लोन पेयर होता है बेटा और लोन पेयर बेटा डोनेट कर सकते हैं, वो सब के सब बेटा क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। मगर एनिलीन के जो नेचर, बेसिक नेचर है बेटा, ये थोड़ा सा कम होता है। एरोमेटिक एमीन्स जो होते हैं बेटा, ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि एरोमेटिक एमीन्स बेटा कम बेसिक क्यों होते हैं और एलिफेटिक एमीन्स ज़्यादा बेसिक क्यों होते हैं? देखो भाई, लोन पेयर डोनेशन जिसमें जितना अच्छा होगा, लोन पेयर डोनेशन जिसमें जितना अच्छा होगा, उसका बेसिक नेचर उतना ही बेस्ट आएगा। तो देखो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इसका जो लोन पेयर है वो बेंजीन के साथ बेटा कॉन्जुगेशन में है। किस में है बेटा? कॉन्जुगेशन में। तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। ये बेटा किस में पार्टिसिपेट करेगा? रेजोनेंस। इस तरह के रेजोनेंस हम लोग पूरे अपने इंटर में कई बार सीख चुके हैं। यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा NH2, यहाँ हो जाएगा प्लस, लोन पेयर यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब इसके इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, तो ऐसे रेजोनेंस आप पूरे बनाएंगे। तो उम्मीद है से ये बात समझ में आ रही होगी कि इसका लोन पेयर तो बेटा रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया। अब ये बताओ, अगर इसका लोन पेयर बेटा रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया तो डोनेशन की जो पॉसिबिलिटी है बेटा बहुत कम हो जाती है। तो ये बेसिक तो होता है, ऐसा मैं मना नहीं कर रहा कि अगर मैं एसिड डालूंगा तो सॉल्ट नहीं बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। मगर जब आप कोई बहुत स्ट्रॉन्ग आप एसिड डालेंगे तो वहाँ पे ये सॉल्ट बना पाएगा। तो कुल मिला के इसका लोन पेयर रेजोनेंस डिलोकलाइज्ड है, इस वजह से ये लेस बेसिक होता है इसके कंपेयर में। मेरे पास जो एलिफेटिक एमीन्स होते हैं बेटा वो ज़्यादा बेसिक होते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एलिफेटिक एमीन्स में क्या होता है कि उसमें जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड होता है, अपनी जगह फिक्स होता है। जब अपनी जगह फिक्स है, अपनी जगह लोकलाइज्ड है, तो जाहिर सी बात है अगर अपनी जगह वो लोकलाइज्ड है तो जाहिर सी बात है बेटा वहाँ पर वो आराम से डोनेट कर पाएगा। और एरोमेटिक एमीन्स का जो लोन पेयर है वो डिलोकलाइज्ड है, इस वजह से इसका जो बेसिक नेचर है बेटा काफ़ी कम हो जाता है। अब आपके एनिलीन की 2 बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हम लोग पहले भी पढ़ते आए हैं, जिसमें से एक का नाम है बेटा एल्काइलेशन और एक का नाम है बेटा एसाइलेशन, ठीक है, और एक का नाम है बेंजोइलेशन, ठीक है। तो ये तीनों हम लोग कर लेते हैं बेटा। सेकंड नंबर पे हम लोग डाल लेते हैं एल्काइलेशन ऑफ एरोमेटिक एमीन्स। एल्काइलेशन क्या है? चूंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर का भी होता है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर का भी होता है बेटा। और यहाँ पर अगर मैं
एनिलीन लेता हूँ तो यहाँ एन के पास लोन पेयर है, ऐसा नहीं कि देता नहीं, बिल्कुल थोड़ा बहुत तो डोनेट करता है। अगर मैं इसकी रिएक्शन RX से कराऊं, बेटा एल्काइलेशन के लिए RX ही लेना पड़ता है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो ये लोन पेयर से यहाँ अटैक करेगा, X को बाहर भेज देगा, X यहाँ से एक H ले जाएगा और HR मतलब H पे R जुड़ जाएगा, तो ये मेरे पास सेकेंडरी एमीन टाइप का बन जाएगा। देखो ये ऐसे रहेगा, ये बच्चा NH रहेगा, R मतलब मेरे पास बन जाएगा N एल्किल, और आगे बोल दूंगा मैं एनिलीन बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा बेटा? N एल्किन एलिन, मतलब लगे N एल्किल एलिन। अगर आपका R मेथिल है तो आप बोल दीजिए N मेथिल एलिन। कुल मिला के ये घटना जो मेरे पास हो गई वो एल्काइलेशन की होती है। किसकी होती है बेटा? एल्काइलेशन की। दूसरे हम लोग कर लेते हैं थर्ड नंबर पे ACY-LATION, एसाइलेशन। क्या है बेटा? एसाइलेशन। इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? एनिलीन लेकर के मेरे को एसिटिल क्लोराइड लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बेटा? एसिटिल क्लोराइड। तो बेंजीन बेटा ऐसे रहेगी, ये मेरे पास NH2 रहेगा। अब एसाइलेशन कराने के लिए मैं जो रिएजेंट लेता हूँ CH3C डबल बॉन्ड और Cl, ये बेटा क्या होता है? एसिटिल क्लोराइड। तो इसका अटैक बेटा यहाँ पर होगा, Cl बाहर निकल जाएगा, H को ले जाएगा, तो N एसिल यानी N एसिटिल एनिलीन मतलब NH ऐसे रहेगा, C डबल बॉन्ड O और CH3। इसका वैसे फेमस नाम है एसेट एनिलाइड। इसका नाम है एसेट एनिलाइड। जब हम लोग एनिलीन का नाइट्रेशन पढ़ेंगे ना बेटा, जब एनिलीन का भी नाइट्रेशन पढ़ेंगे उसमें इसको बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। इसको हम बोल सकते हैं N एसिल, या तो आप N एसिल एनिलीन बोल दीजिए, या इसका दूसरा नाम है बेटा एसेट एनिलाइड। अब तीसरा मेरे पास जो है उसे बेटा हम बेंजोइलेशन बोलते हैं। मेरे पास जो तीसरा है बच्चा उसे हम बोलते हैं बेंजोइलेशन। तीन बड़ी फेमस रिएक्शनें हैं, एक का नाम है एल्काइलेशन, एक का नाम है एसाइलेशन, तीसरे का नाम बेटा क्या है? जो मेरा फोर्थ पॉइंट होगा बेंजोइलेशन। क्या नाम है बच्चा? बेंजोइलेशन। इसमें क्या होगा कि हम लोग एनिलीन लेके चलेंगे बच्चा, एनिलीन बेंजीन के ऊपर क्या हो गया? NH2 में इनके पास क्या है? लोन पेयर, और रिएक्शन कराएंगे बेंजोइल क्लोराइड के साथ। इसका फॉर्मूला क्या होता है? बेंजीन लेंगे, बेंजीन पे होगा C डबल बॉन्ड ओ Cl, अच्छा खासा पता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, N यहाँ पे अटैक करेगा, Cl को बाहर भेजेगा, तो बेंजोइल ग्रुप लॉन्च हो जाएगा। क्या लॉन्च हो जाएगा? बेंजोइल। तो बेटा ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, NH बचेगा, उसके बाद C डबल बॉन्ड O और बाकी बेंजोइल लॉन्च हो जाएगा। आप HCl निकाल दिए, इसका नाम है N बेंजोइल। बाकी मैं क्या बोल सकता हूँ? एनिलीन। ठीक है। अगर आपको ये रिएक्शन नहीं पता तो मैं बता दूं, मैंने एक बार बता रखा है शॉर्टन बोमान रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन को मैं शॉर्टन बोमान रिएक्शन के नाम से भी जानता हूं। मतलब इस रिएक्शन का नाम बेटा क्या होता है? शॉर्टन बोमान रिएक्शन, जो बेटा एनिलीन की बहुत फेमस रिएक्शन है। ये तीन रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहला मेरे पास है आपका एल्काइलेशन, फिर मेरे पास है एसाइलेशन, फिर मेरे पास है बेंजोइलेशन। अब फिफ्थ नंबर पे हम लोग क्या कर लेते हैं? अपने एनिलीन की बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम है कार्बिल एमीन रिएक्शन। पांचवें नंबर की रिएक्शन है मेरे पास कार्बिल एमीन रिएक्शन। देखो भाई, ये जो रिएक्शन होती है बेटा, ये केवल प्राइमरी एमीन की होती है। मैंने आपसे क्या कहा? ये जो रिएक्शन है बेटा, ये केवल प्राइमरी एमीन की होती है। अगर आपको कहीं पर चेक करना है कि कोई दिया गया एमीन प्राइमरी एमीन है कि नहीं है, तो उसके लिए आप हमेशा कार्बिल एमीन रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा? हम लोग एनिलीन लेके चलते हैं, एनिलीन बेंजीन के ऊपर क्या होता है? NH2, और रिएक्शन कराते हैं बेटा क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराते हैं। थोड़ी बहुत बूंदे KH की डाल देते हैं। ठीक है। कोई भी बेटा दुनिया का प्राइमरी एमीन होगा उसमें मैं डालूंगा क्लोरोफॉर्म, 2-4 बूंदे KH की डालूंगा। जिस जगह पे NH2 होगा बच्चा, उस जगह पे NC लग जाएगा। क्या लग जाएगा? NC का नाम तो पता ही होगा ना बेटा, आइसोसाइनाइड। और ये होता कैसा है बेटा? दुर्गंधपूर्ण यौगिक है, खूब बदबू आती है, बैड स्मेलिंग कंपाउंड है। इसका नाम है फेनिल के बाद क्या बोलूंगा? आइसोसाइनाइड। ये इसका बेटा नाम है। ठीक है ना। तो कुल मिला के बड़ा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन भी है कि एनिलीन को आप कैसे बदलेंगे अपना फेनिल आइसोसाइनाइड में, या
एनिलीन की रिएक्शन अगर मैं क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ कराऊंगा तो वहाँ क्या बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब मेरे पास 6 नंबर पे आ रहा है। देखो छोटे वीडियो में मैं कितनी जल्दी आपको एरोमेटिक एमीन कंप्लीट कराया जा रहा हूँ, क्लास 12th लेवल का है ये, ठीक है। अब मेरे पास जो भी नंबर है 6 नंबर है, जिसका नाम है डाई एजोटाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एनिलीन की रिएक्शन कराता हूँ बेटा HNO2 प्लस HCl के साथ, HNO2 और प्लस लूँगा HCl, ठीक है। टेम्परेचर आप थोड़ा मेंटेन रखिएगा 0 to 5। HNO2 काफ़ी अनस्टेबल कंपाउंड होता है, ये रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं मारता है, रूम टेम्परेचर पे नहीं पाया जाता है। इसको एग्जिस्ट कराने के लिए टेम्परेचर डाउन रखना पड़ेगा। तो यहाँ का जो NH2 है बेटा ये हट जाएगा और इसके बदले में घुस जाएगा मेरा यहाँ N2 प्लस Cl माइनस। इस कंपाउंड का अगर आपको नाम नहीं पता तो आप इंटर, हमें लग रहा है बेकार ही कर रहे हैं। इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और जितनी भी ऑर्गेनिक डाई बेटा, डाई जो डाई होती है सब इसी से बनती है बेटा, ठीक है। तो जिस रिएक्शन में मैं एनिलीन से अपना बनाऊंगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, उसका नाम बेटा होता है डाई एजोटाइजेशन। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इसको आप फटाफट वीडियो पॉज करके बना लीजिए फटाक से इतना। तो भाई साहब आपका जो नेक्स्ट सेक्शन लास्ट सेक्शन था वो डाई एजोटाइजेशन खत्म हो गया है और उम्मीद है एक बार आपने इसको पूरा रिवाइज कर लिया होगा। और मेरा जो आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ 7th नंबर पे बेटा एरोमेटिक एमीन की ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपके एग्जाम में बेटा बहुत पूछी जाती है कि अगर मैं एनिलीन की रिएक्शन किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन से कराता हूं तो क्या बनता है। मतलब मेरे पास अगर एनिलीन है और उसको अगर मैं एल्डिहाइड या कीटोन देता हूं तो देखो ये डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी प्राइमरी एमीन में भी कर चुके हैं कि अगर किसी भी प्राइमरी एमीन को आप अगर एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं तो बेटा सिप्स बेस बनता है। क्या बनता है बेटा? सिप्स बेस बनता है, ठीक है। मेरे पास रिएक्शन का पैटर्न कुछ ऐसे होता है। ये मेरे पास मैंने ले ली बेंजीन और बेंजीन पे बेटा मैंने लगा लिया NH2, तो ये तो आपका हो गया एनिलीन का मॉलिक्यूल, ठीक है। अब मैं इसको चाहे एलिफेटिक एल्डिहाइड दूं, चाहे मैं एरोमेटिक एल्डिहाइड दूं या कोई भी कीटोन दूं, ठीक है। मैं उसका O यहाँ लिख लूंगा तो O डबल बॉन्ड C, ये मेरे पास H हो गया। चलो मैंने बेंजल्डिहाइड ले लिया। क्या ले लिया बेटा? बेंजल्डिहाइड। आप चाहें तो यहाँ पर R भी लगा सकते हैं। R का सेंस आपको पता होगा। आप चाहें तो यहाँ पर आप R भी लगा सकते हैं, मतलब R का मतलब एलिफेटिक। तो यहाँ पर ऑलरेडी ये वाटर ऐसे निकल जाएगा, क्योंकि 12th बैच का है तो मैकेनिज्म आपको नहीं पढ़नी है। तो ये जो मॉलिक्यूल बनेगा बेटा इसको हम लोग सिप्स बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिप्स बेस। मतलब बेंजीन आपकी ऐसे रहेगी, कोई चेंज नहीं। उसके बाद ये N रहेगा, N पे डबल बॉन्ड, क्योंकि N की वैलेंसी तो 3 पूरी करनी है, तो ये हो जाएगा CH और इधर मेरे पास रहेगा बेंजीन। तो ये जो मॉलिक्यूल सामने बनता है ना बेटा, इसको हम लोग बच्चा क्या नाम देते हैं? सिप्स बेस। मैंने सिप्स बेस के लिए खास बात बताई थी कि अगर मैं इसका रिडक्शन करता हूँ, किसी भी सिप्स बेस का अगर मैं बेटा रिडक्शन करता हूँ तो हमेशा मेरे पास बनता है सेकेंडरी एमीन। मतलब सिप्स बेस अगर मैं लेता हूँ और मैं करता हूँ रिडक्शन करता हूँ तो हमेशा बनता है बेटा उसका सेकेंडरी एमीन बन के आता है। अगर इसका भी मैं रिडक्शन कर दूं तो यहाँ पर भी H हो जाएगा, यहाँ पर भी H, एक प्रकार का सेकेंडरी एमीन आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब किसी भी प्राइमरी एमीन, चाहे आपके पास वो एलिफेटिक वाला हो और चाहे बेटा वो एरोमेटिक वाला हो, अगर मैं उसको एल्डिहाइड या कीटोन देता हूँ ना बेटा तो मेरे पास सिप्स बेस बनता है। हाँ, अगर मैं कीटोन दिया होता तो यहाँ पर H के बदले भी R लगा होता और उसका अगर मैं रिडक्शन करता तो फिलहाल वो टर्सरी एमीन में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है ना। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो 7 नंबर पे मेरे पास रिएक्शन कंप्लीट हो गए, रिएक्शन विद बच्चा एल्डिहाइड या कीटोन। अब हम लोग 8 नंबर पे पढ़ लेते हैं रिएक्शन विद ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, ठीक है। रिएक्शन विद ग्रिग्नॉर्ड, ये बहुत लोग ध्यान से नहीं देखते हैं कि इसमें क्या करना होता है। देखो भाई, मेरे पास जो एमीन होता है उसमें जो हाइड्रोजन लगा है वो लगा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, नाइट्रोजन पे लगा हुआ है। तो ऐसे H पर कुछ तो पॉजिटिव चार्ज आता ही है। तो अगर मैं कोई भी एरोमेटिक एमीन ले लूं जिसमें एक भी H लगा हो, जैसे मान लो ये तो एनिलीन है बेटा, यहाँ तो 2 H लगे हुए, ठीक है।
और इसको अगर मैं ग्रेनॉड देता हूँ, ग्रेनॉड आपको पता होना चाहिए RMgx है, ग्रेनॉड के चार्ज के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ नेगेटिव होता है, यहाँ पर आपका डबल प्लस, यहाँ पर नेगेटिव, तो इसका R माइनस जो होता है बेटा वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होता है और एक अच्छा बेस भी होता है। फिलहाल ये इस एसिडिक एच को निकाल लेगा और फाइनली हमारे पास जो मेन कंपाउंड बनेगा RH। अगर आप RH को नहीं जानते हैं इस लेवल पे तो बहुत खराब बात है कि RH आपका एल्केन बन गया। क्या बन गया बच्चा? एल्केन। अगर मैं यहाँ R के बदले मेथिल लगा दूं ना बेटा तो ये मेथेन में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर R के बदले बेटा मैं एथिल लगा दूं तो ये बेटा एथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई ना। तो किसी भी एरोमेटिक एमीन जिसमें एक भी H लगा हो, ठीक है, मतलब ये NH2 वाला हो चाहे एक बेंजीन में और लगा लो, अगर एक भी H लगा हुआ और उसको आपने दे दिया बेटा ग्रेनॉड रिएजेंट वगैरह अगर दे दिया ना आपने, तो ग्रेनॉड देने के बाद भाई साहब वो क्या बना देता है? एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। ये मेरी एनिलीन की कई सारी रिएक्शनें हो गई हैं। अब हम लोग मेन जो पढ़ने जा रहे हैं वो रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग, मतलब एनिलीन की मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेगमेंट आपके सामने आने वाला है जिसका नाम है रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग। तो 9 नंबर पे डाल देते हैं रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग, मतलब बेंजीन रिंग पे कौन कौन। तो सीधी सी बात आपको जानकारी होनी चाहिए कि बेंजीन पर बेटा अटैक केवल इलेक्ट्रोफाइल का होता है। आपको अच्छी तरह पता है कि बेंजीन पर केवल अटैक जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल का होता है। आर्थो पे होगा तो पैरा पे जरूर होगा, या अगर आर्थो पैरा पे नहीं होगा तो फिर मेटा पे होगा। तो हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास इसमें अटैक करने के लिए इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा। तो ये मेरे पास एनिलीन है, एनिलीन में ऊपर NH2 है, N के पास लोन पेयर होता है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला ग्रुप होता है ना ये डिसाइड करता है कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है? जिसपे इलेक्ट्रॉनों की बेटा कमी होती है, ठीक है ना। अगर आर्थो और पैरा पे निगेटिव चार्ज आ रहा होता है, ठीक है, अगर आर्थो और पैरा पे निगेटिव चार्ज आ रहा होता है तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रोफाइल फिर आर्थो पैरा पे जाएगा, और अगर आर्थो पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो इलेक्ट्रोफाइल बेटा मेटा पोजीशन पे जाएगा। तो देखो NH2 में N के पास लोन पेयर है, इसके रेजोनेंस आपको शुरुआत में भी करके दिखाए गए होंगे। कब? जब मैंने बताया होगा कि जो एनिलीन होता है वो कम बेसिक होता है, मतलब एरोमेटिक एमीन्स बेटा कम बेसिक होते हैं इन कंपेयर टू एलिफेटिक एमीन्स। तो देखो इसके इलेक्ट्रॉन से यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, बताओ सही है? तो डबल के बाद डबल तो होगा नहीं, तो ये टूट के बच्चा इधर आ जाएगा। तो इसका अगला फॉर्म क्या बन जाएगा बेटा? ये रिंग आपकी ऐसे रहेगी। मैं ये केवल रेसोनेंस करके ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पास आर्थो पैरा मेटा पे क्या क्या चार्जेस हैं। फिलहाल मेटा पे तो कोई चार्ज आता ही नहीं है, जो भी कार्यक्रम होता है मेसोमेरिक इफेक्ट में वो बेटा पैरा और आर्थो को ही झेलना पड़ता है, ठीक है। तो ये डबल ऐसे रहेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऐसे रहेगा, NH2 पे हो जाएगा प्लस। इतनी बात क्लियर है? ये बॉन्ड टूट करके यहाँ ले आओगे तो यहाँ पर चार्ज माइनस। फिलहाल यहीं से क्लियर हो रहा है कि आर्थो पे अगर नेगेटिव आ गया है तो अगला नेगेटिव फिर पैरा पे आएगा। इसके इलेक्ट्रॉन से बच्चा यहाँ डबल बना लेंगे तो डबल के बाद डबल नहीं होगा, टूट के यहाँ पर आ जाएगा, सही ना। तो बेटा अगला फॉर्म क्या बन जाएगा इसका? देखिए, देखते जाइए मजा लेते जाइए। ये डबल, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस डबल बॉन्ड NH2, ऊपर चार्ज आता रहेगा पॉजिटिव। देखिए जो नेगेटिव आर्थो पे था अब वो पैरा पे लौट लिया है, ठीक है, पैरा पे लौट के फिर आर्थो पे लौटेगा। तो जब भी कोई नेगेटिव चार्ज आर्थो पे लौटता है तो पैरा पे जरूर लौटता है, तो मेटा पे कोई चार्ज वाज नहीं आता, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो इसका लास्ट फॉर्म बेटा ये बन जाएगा मेरे पास। ये रिंग बेटा ऐसे रहेगी, यहाँ डबल, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस डबल बॉन्ड NH2 प्लस। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो आप देख सकते हैं कि जो आर्थो और पैरा पोजीशन है, आप आराम से देख लीजिए, इत्मीनान से देख लीजिए कि जो आर्थो और पैरा पोजीशन है बेटा उस पे आपका निगेटिव चार्ज मंडरा रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल भी कहेगा कि ठीक भैया जब निगेटिव चार्ज आर्थो पैरा ही पे है तो हम भी आर्थो पैरा पे हो लेंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि हम पे तो होती है इलेक्ट्रॉन की कमी। तो 3 रिएक्शनें पढ़नी है जो इतनी आसान फिलहाल एनिलीन के केस में नहीं है, ठीक है। पहला मेरे पास है हेलोजिनेशन, पहला मेरे पास है हेलोजिनेशन, जिसमें हम प्रेफर करेंगे अपना ब्रोमिनेशन प्रेफर करेंगे। क्या प्रेफर करेंगे बेटा? ब्रोमिनेशन, ठीक है। अच्छा, एनिलीन जो होता है
उसका नाइट्रोजन एक बहुत अच्छा एक्टिवेटर होता है। मतलब N जो है वो रिंग को बहुत धड़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है। तो जो माइनस चार्ज है वो आर्थो पैरा पे बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो ब्रोमीन जो होता है, ब्रोमीन प्लस जो इलेक्ट्रोफाइल है वो भी काफ़ी रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल है। तो यहाँ आर्थो पैरा पे सब एक साथ आ जाता है। मतलब जो भी ब्रोमीन अटैक करेगा बेटा वो आर्थो पे प्लस पैरा पे प्लस आर्थो पे, मतलब एक बार में ही होगा। ठीक है, क्या होगा देखिए यहाँ पर, ये मेरे पास मैंने एनिलीन ले लिया, ये मेरे पास NH2 हो गया और यहाँ पर मैंने इसको ब्रोमीन वाटर से नहला दिया, इसको ब्रोमीन वाटर से मैंने नहला धुला दिया। ठीक है, जब मैं इसको ब्रोमीन वाटर दूंगा, अच्छा वाटर एक पोलर सॉल्वेंट होता है तो यहाँ पर Br+ का फॉर्मेशन बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट होता है तो यहाँ पर बेटा Br+ का जो फॉर्मेशन है बहुत धकाधक होगा, बहुत कायदे से होगा। तो तीनों जगह पे एक साथ आपका ब्रोमीन लग जाएगा, तीनों जगह पे आपका ब्रोमीन एक साथ लग जाएगा। तो ये बेटा NH2 ऐसे रहेगा, यहाँ पर भी आपका ब्रोमीन चिपक जाएगा, यहाँ पर भी ब्रोमीन और इस जगह पर भी आपका ब्रोमीन। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं 2,4,6। ये हो गया बच्चा 2,4,6। फिर बोलेंगे ट्राई ब्रोमो, ट्राई क्या हो गया, ब्रोमो, और आगे बोल देंगे एनिलीन। ठीक है, इसकी खास बात है कि इसका येलो PPT आता है। कैसा PPT आता है बेटा, येलो PPT। तो ये जो रिएक्शन है वो हम लोग एनिलीन के टेस्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम लोग लिख लेते हैं टेस्ट ऑफ एनिलीन। जैसे चेक करना हो कि भाई हमारे पास एनिलीन है या नहीं, तो आप उसमें ब्रोमीन वाटर डाल दीजिए। अगर बेटा येलो कलर आता है, बेटा अगर येलो कलर आता है ना बच्चा, तो समझ जाइए जैसे फिनॉल के लिए भी यही टेस्ट होता है, फिनॉल के लिए भी ये टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, मगर वहाँ पर 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का वाइट PPT आता है। कैसा आता है बेटा, वाइट PPT। मगर यहाँ पे बेटा कैसा आता है बेटा मेरे बच्चा, येलो PPT आता है। कैसा आता है बेटा, येलो PPT आता है। बात समझ रहे हैं। अच्छा, अगर इसी रिएक्शन को मैं, ये तो वाटर तो पोलर सॉल्वेंट होता है, वाटर कैसा होता है, पोलर सॉल्वेंट। अगर मैं इसका ब्रोमिनेशन कराऊं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड क्या होता है, एक प्रकार का नॉन पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि इसका जो डाइपोल मोमेंट है बेटा वो बेटा कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि Br+ जो होता है बहुत कंजूसी से बनते हैं, बहुत कम मात्रा में बनते हैं। जैसे यहाँ Br+ हचक के बन जाते हैं, एक तो Br+ हचक के बन गए, दूसरी बात यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी हचक के आ गया, दो चीज़ें हचक के हो रही हैं। तो सीधी सी बात है प्रोडक्ट भी तो हचक के ही बनेगा ना, फिर सीधी सी बात एक साथ सब जगह Br अटैक कर देगा। यहाँ पर क्या है, ये कहेगा चूस के Br+ बनाएगा, बहुत कम Br+ बनाएगा। तो कहेगा भैया जो हैं जब कम मॉलिक्यूल में लगो, तो कोई किसी में पैरा में लग गया, कोई किसी में आर्थो में लग गया, मतलब आपका फाइनली जो बनेगा ये मेरे पास एनिलीन हो गया। किसी में आपको ब्रोमीन आर्थोपेलेट का मिलेगा, किसी में आपको ब्रोमीन पैरापेलेट का मिलेगा, मतलब इनका मिक्सचर बन के आएगा, क्योंकि ब्रोमीन बहुत ज़्यादा अवेलेबल यहाँ पर नहीं है। तो ये पहला बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन था। जनरलाइज, हम लोग इसे जनरलाइज क्या बोलते हैं, हेलोजिनेशन बोलते हैं। जनरलाइज क्या बोलते हैं, हेलोजिनेशन, जिसमें हम लोग प्रेफर करते हैं बेटा ब्रोमिनेशन को, ताकि हमारे पास एनिलीन का परीक्षण भी हो जाए। अब दूसरा जो है वो काफ़ी खतरनाक है, जिसमें सब उल्टा पुल्टा हो जाता है, जिसको मैं बोलता हूँ नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। जिसको मैं क्या बोलता हूँ बेटा, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। ये बहुत गड़बड़ पॉइंट है, ये 9th नंबर लिखा है बेटा, ये है आपका नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। अब सुनिए भाई, नाइट्रेशन की कहानी थोड़ी लंबी है, नाइट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट भी है और भाई समय भी लेने वाला है। नाइट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट भी है और समय भी लेने वाला है। बात समझ रहे हैं आप। चलो भाई देखते हैं नाइट्रेशन में क्या है। अगर भैया मैं एनिलीन का नाइट्रेशन कराता हूँ, मतलब एनिलीन की रिएक्शन, भाई नाइट्रेटिंग एजेंट क्या है आपको मालूम होना चाहिए। नाइट्रेशन कराने के लिए हम लोग क्या क्या लेते हैं बेटा, कंसनट्रेटेड HNO3 लेते हैं और बेटा लेते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4। तो कायदे से होना ये चाहिए, क्योंकि एनिलीन में NH2 ग्रुप रिंग एक्टिवेटर होता है, तो कायदे से तो जो नाइट्रो ग्रुप है बेटा वो कहाँ कहाँ लगना चाहिए बेटा, आर्थो और पैरा पे लगना चाहिए। नाइट्रो ग्रुप कहाँ लगना चाहिए बेटा, आर्थो और पैरा पे। मगर भाई देखा गया क्या, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप आर्थो पे भी तो लगता ही लगता है,
नाइट्रो ग्रुप आपका आर्थो पे तो लगता ही लगता है, साथ में नाइट्रो ग्रुप मेटा पे भी लग जाता है। ये कैसे हो गया, हे राम हे भगवान, ये सब क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये नाइट्रो ग्रुप ये मेटा पे कैसे लटक गया, ये जानकारी, प्लस इसका परसेंटेज लगभग 50% के आसपास होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में बन गया। मतलब ससुरा जो बनना ही नहीं चाहिए था, आधा पोर्शन तो वही कवर कर लेता है। मतलब नाइट्रेशन में खिचड़ी बन जाती। क्या भाई, तो हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शनों से वैसे दुखी होते हैं कि मेजर माइनर मिला करके खिचड़ी बनती है, उस खिचड़ी को अलग करना बड़ा मुश्किल काम होता है। और यहाँ तो देखो भाई 3 कंपाउंड बन गया, प्लस जो नहीं बनना चाहिए था 50% पार्ट लगभग यही कवर करके बैठ जाता है। तो ये कैसे हो गया, एक तो ये पूछता है ये कैसे हो गया, ये कैसी कहानी हो रही भाई, ये कैसे बन गया। तो उसके लिए पहले आप समझिए, देखिएगा मैंने क्या कहा। नाइट्रेशन में देखिए आपने एक स्ट्रॉन्ग एसिड HNO3 इस्तेमाल करा। मैं पहले समझा रहा हूं कि ये दो तो बने साथ में वो कैसे बन रहा है और ज़्यादा मात्रा में भी बन रहा है, प्लस ये भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। यानी कि नाइट्रेशन का जो मीडियम है, नाइट्रेशन का बेटा जो मीडियम है वो हाईली एसिडिक होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर सोल्यूशन में H+ मडरा रहे होते हैं। ठीक है, तो जिन एनिलीन के लिए मैंने कहा था बेसिक है, कम बेसिक है, मगर इस तरह भी लाचार बेचारा नहीं है कि खूब सारे H+ आ जाएं तो कुछ ना हो। तो ये H+ जाके यहाँ पे अटैक कर देते हैं। बेसिक तो होता ही है, कम बेसिक है, मगर मीडियम इतना एसिडिक हो गया कि उसको मजबूरी में बेटा सॉल्ट बनाना पड़ गया। तो जब ये H+ यहाँ पे अटैक कर देगा तो एक आयन बन जाएगा एनिलीनियम आयन। देखो क्या हुआ, NH3 और यहाँ चपक के प्लस आ गया, इसको मैं बोलता हूँ एनिलीनियम आयन। और जरा इसकी कहानी समझिए, ये N पे प्लस लगा है तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा, रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा नहीं बल्कि खींचेगा। तो ये ग्रुप जो है वो डीएक्टिवेटर बन जाता है। ये ग्रुप क्या बन जाता है, डीएक्टिवेटर बन जाता है। और जब ये डीएक्टिवेटर बन जाता है तो भैया मेरे ये बताइए कि अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक कर सकता है। भाई एक्टिवेटर वाले केस में जब तक ऊपर लगा हुआ ग्रुप खचाखच इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है तब तो आर्थो पैरा जिंदाबाद, मगर जब इलेक्ट्रॉन खींचना चालू करेगा तो मेटा भी जिंदाबाद। तो इस वजह से जब यहाँ पर NO2+ मोस्टली अटैक करेगा, अरे यही इलेक्ट्रोफाइल तो अटैक करता है भाई, तुम थोड़ा ना अटैक कर जाते हो वहाँ पर, ना मैं थोड़ा अटैक कर जाता हूँ, इलेक्ट्रोफाइल NO2+ अटैक करता है ना, मालूम है ना। तो ये भाई साहब मेटा पे जाके घुस जाएंगे। कहाँ घुस जाएंगे, मेटा पे। तो NH3+ और आपका ये हो जाएगा मेटा नाइट्रो एनिलीन टाइप का कंपाउंड बनेगा। ठीक है, हाँ ये कैसे बन जाते हैं फिर, तो भैया ऐसा है कि सब जगह पे H+, मान लो 100 मॉलिक्यूल लिए हैं तो 100 के 100 पे H+ का अटैक नहीं हो जाएगा। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी होंगे जिन पर बेटा H+ का अटैक नहीं हो पाएगा। तो जिन पर H+ का अटैक बेटा नहीं हो पाता है उनके ऊपर तो NH2 जिंदा रहेगा, और जब NH2 जिंदा रहेगा तो रिंग को एक्टिवेट करता रहेगा। जब रिंग को एक्टिवेट करता रहेगा तो वहाँ जो ग्रुप लगेगा वो आर्थो और पैरा पे। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। अब अगर कोई पूछ दे, ये तो सिंपल नाइट्रेशन की बात हो रही है, अगर कोई पूछ दे कि मेरे को ये जो अनचाहा प्रोडक्ट मिल गया है, मतलब मेटा वाला जो अनचाहा प्रोडक्ट मिल गया है, अगर मेरे को ये नहीं बनाना है, मेरे को इसे हटाना है, तो मैं किस नाइट्रेशन को फॉलो करूं कि मेरा मेटा प्रोडक्ट गायब हो जाए, मैं किस नाइट्रेशन को फॉलो करूं कि मेरा मेटा प्रोडक्ट गायब हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को करना क्या पड़ेगा, इसका एसिटाइलेशन या एसाइलेशन। मैंने क्या कहा, मेरी बात पहले समझ लीजिएगा। मेरे को यहाँ पर मेटा प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मेरे को यहाँ पर मेटा प्रोडक्ट नहीं मांगता है, नहीं मांगता। तो तुमको क्या मांगता, तो मेरे को आर्थो पैरा मांगता, समझ गए ना। तो आर्थो पैरा अगर आपको चाहिए, मेटा नहीं चाहिए, तो आप पहले एनिलीन का एसाइलेशन कराएंगे। कैसे कराएंगे देखिए, ये आप अपनी रिएक्शंस नंबर 2 या 3 में जाके देखिए। तो एसाइलेशन कराया गया है, वहाँ पर बनाया है मैंने एसेट एनिलाइड बनाया है। देखिए जाकर के, क्यों मैं कराऊंगा बता रहा हूँ अभी। तो ये मेरे पास NH2 है, NH2 में इनके पास लोन पेयर है, इसको पहले मैं दे दूंगा एसिटिल क्लोराइड CH3C डबल बॉन्ड Cl। ये बढ़िया चौकस लीविंग ग्रुप होता है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, धक्का दे के इसको निकाल देगा, चल निकल। ठीक, तो ये जाके जुड़ जाएगा, माइनस का एक HCl बाहर।
अब क्या बन गया देखिएगा, देखिएगा मज़ा आएगा। ये हो गया NH हो गया और C डबल बॉन्ड हो CH3। तो यहाँ पर जो लोन पेयर है बेटा हम ये बोलेंगे इसका, इस मॉलिक्यूल का नाम मैं बता दूं, इसका नाम है एसेट एनिलाइड। इसका नाम है एसेट एनिलाइड। और इसमें जो लोन पेयर है बेटा वो अब H+ के लिए इनर्ट होता है, प्रोटेक्ट हो चुका है। क्यों? पहले तो लोन पेयर केवल रिंग में इंगेज था। बात समझिएगा, पहले लोन पेयर केवल कहाँ पे बिजी था? रिंग में इंगेज था। मगर अब ये लोन पेयर रिंग में भी लोन पेयर देगा और बेटा यहाँ पर भी तो रेजोनेंस करेगा। तो ये लोन पेयर जो है वो ज़्यादा व्यस्त हो गया है, ज़्यादा बिजी हो गया है, तो H+ को भाव नहीं देगा। आप बात समझ रहे हो? मतलब ये जो लोन पेयर है इसके ऊपर दो दो जिम्मेदारियां आ गई हैं। पहले तो शादी भई थी, अब बच्चा लड़का हो गया है, तो डबल डबल जिम्मेदारियां हैं। तो ये कहीं बाहर नहीं जा पाएगा। H+ आएगा, कहेगा बस ठीक है, दो जिम्मेदारियां बहुत है मेरे ऊपर, तीसरी H+ की जिम्मेदारी मैं नहीं संभाल पाऊंगा। तो मैं बोलूंगा जो लोन पेयर है, या तो बोल दूंगा वो प्रोटेक्शन में चला गया है, या अब H+ को अपना लोन पेयर नहीं देगा। तो जब नहीं देगा तो ये रिंग को ही एक्टिवेट करेगा, डीएक्टिवेटर नहीं बनेगा। अब मैं इसको अगर मैं देता हूं कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड, मतलब अगर मैं नाइट्रेशन कराता हूं ना तो अब जो ग्रुप होगा वो आर्थो और पैरा पे ही लगेगा। ग्रुप कहाँ कहाँ लगेगा बेटा? आर्थो प्लस पैरा। तो ये NHC डबल बॉन्ड CH3 ये लगेगा आर्थो पे, बताऊंगा कम मात्रा में लगता है। और यही ग्रुप मेरे पास लग जाता है पैरा पोजीशन पे, NHC डबल बॉन्ड CH3 कहाँ लगेगा बेटा? पैरा पे। ठीक है, चूंकि आर्थो पे क्राउडिंग ज़्यादा है तो ये आपका माइनर प्रोडक्ट है, ये आपका माइनर है, और ये यहाँ पे क्राउडिंग से कोई मतलब नहीं आ रहा है, तो ये मेरे पास मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, अब इन दोनों की मैं करा दूंगा हाइड्रोलिसिस करा दूंगा। तो इसकी भी कराऊंगा, इसकी भी कराऊंगा। तो हाइड्रोलिसिस ऊपर होगी बेटा, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होके पानी का जो H है, पानी का जो H है वो यहाँ चिपक जाएगा। ये भी यहाँ पर, मेरे को तो एनिलीन का चाहिए था ना, मेरे को तो एनिलीन का चाहिए था ना, तो मेरे को ऊपर NH2 जिंदा चाहिए फिर से। तो ये H यहाँ चिपकेगा, ये H यहाँ चिपकेगा। फाइनली इस वाले से क्या बनेगा मेरे पास? ये हो जाएगा NH2 और ये हो जाएगा NO2, आर्थो नाइट्रो एनिलीन। और यहाँ पर जो होगा वो NH2 और ये हो जाएगा NO2। ये मेरे पास मेजर है, ये मेरे पास मेजर, वो जो वाला है बेटा वो माइनर प्रोडक्ट है। तो इस तरह से आप आपका जो नाइट्रेशन है बेटा वो आर्थो और पैरा पे करा सकते हैं। बात समझ में आ गई? एक बहुत इंपॉर्टेंट कहानी थी। अब C नंबर पे फटाफट मैं बता देता हूँ कि बेटा इसका सल्फोनेशन। सल्फोनेशन आप थोड़ा डायरेक्ट याद रखिए, कहानी इसमें भी लंबी होती है, कहानी इसमें भी थोड़ी लंबी होती है। C पॉइंट में मेरे पास है सल्फोनेशन। क्या है बेटा? सल्फोनेशन। अच्छा, इसका मीडियम जो है इतना एसिडिक नहीं है जितना मेरे पास नाइट्रेशन का था, क्योंकि वहाँ पर दो दो स्ट्रॉन्ग एसिड घुसे पड़े थे। वहाँ पर क्या था बेटा? दो दो स्ट्रॉन्ग एसिड घुसे पड़े थे। इस वजह से एनिलीन को मजबूरी में अपना H+ बेटा देना पड़ गया। यहाँ पर ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है। एनिलीन का जब मैं कराता हूँ नाइट्रेशन NH2 और यहाँ पर होती तो रिएक्शन यहाँ पर भी होगी, कंसंट्रेट H2SO4। तो ध्यान रखिएगा सल्फोनेशन तो डायरेक्ट हो जाएगा, मगर पैरा पे देखा गया है इसमें पहले एक एसिड बेस सॉल्ट बनता है, फिर बाद में रीअरेंजमेंट होता है। वो इतना मैं नहीं बताने वाला यहाँ पर, है ना, 12th क्लास के लिए है। तो ये NH2 हो जाता है और नीचे हो जाता है SO3H। ये सल्फोनेशन का पैरा प्रोडक्ट ही बनता है। इसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, सल्फेनिलिक एसिड। क्या नाम है बच्चा? सल्फेनिलिक एसिड। है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें ज्यूटर आयन बन जाता है। क्या बन जाता है? ज्यूटर आयन, क्योंकि N के पास लोन पेयर है, ये सारा बेसिक है और ये एसिडिक है। अगर किसी कंपाउंड में बेटा एसिडिक बेसिक ग्रुप दोनों आ जाएं तो वहाँ पर ये अपना H+ ऊपर दे देगा, तो ये NH3+ हो जाएगा और ये हो जाएगा SO3-। मैं दिलवा देता हूँ, देखो ये H+ ऊपर फेंक के मार देगा, तो ये बन जाता है ऊपर क्या बन जाता है? NH3+ बन जाता है।
और नीचे बन जाता है SO3-। तो ये ज्यूटर आयन कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्यूटर आयन, जो एमिनो एसिड में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो ये बेटा कहानी हो गई रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग। अब अगर मैं बस एनिलीन के ऑक्सीडेशन की बात कर देता हूँ, एनिलीन के ऑक्सीडेशन की बात कर देता हूँ, तो वो दो बातें पूछता है बोर्ड एग्जाम में। पहला तो मैं कहानी की तरह बता देता हूँ, आप लिख लीजिएगा कहीं, कि अगर एनिलीन शुरुआत में बना है तब तो वो कलरलेस होता है। एनिलीन जब शुरुआत में बनता है ना बच्चा, तो वो बेटा कलरलेस होता है। कैसा होता है बेटा? कलरलेस होता है। मगर रखे रखे वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से बेटा ऑक्सीडाइज होकर के वो थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का हो जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि एनिलीन को रखे रखे वो हल्का सा ब्राउनिश क्यों हो जाता है, एनिलीन को रखे रखे वो हल्का सा ब्राउनिश कलर क्यों मार देता है, तो आप बता दीजिएगा कि बेटा ऑक्सीडेशन से है। या अगर मैं एनिलीन का ऑक्सीडेशन कराता हूँ क्रोमिक एसिड के द्वारा, मतलब K2Cr2O7 + H2SO4, तो जैसा फिनॉल का हुआ था, ये बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या है? लोगों को ऑक्सीडाइज करना इसका काम है, समझे? तो ये पैराक्यूनोन बना देता है। क्या बना देता है बेटा? जैसे फिनॉल बन गया था वैसे ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पैराक्यूनोन। तो दो तरह के ऑक्सीडेशन आपके पेपर या आपके एग्जाम हॉल में पूछ सकता है। कि पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि एनिलीन को रखे रखे वो उसका कलर ब्राउन क्यों हो जाता है? ड्यू टू ऑक्सीडेशन। क्या बनता है? छोड़ो, ठीक है। दूसरा, अगर क्रोमिक एसिड से कहेगा तो मेरा बेंजोक्यूनोन बन जाता है। क्या बन जाता है? या तो पैराक्यूनोन बोल दो या आप मेरा बेंजोक्यूनोन। तो इसी के साथ मेरा बेटा ये एरोमेटिक एमीन जो क्लास 12th के लिए बेटा लगभग इंपॉर्टेंट था वो मैंने कंप्लीट करा दिया। इसमें मैंने भी क्लास 12 वाली बातें बताई हैं। जेई और नीट वाली बातें अलग टाइप की, हाँ थोड़ी बहुत बातें बीच में तो आती रहती हैं, कोई उससे अलग पैटर्न तो है नहीं, कोई अलग सिलेबस तो है नहीं, मगर उनके लेक्चर्स में स्पेसिफिक बातें बतानी होती हैं। यहाँ पर आपको पॉइंट द पॉइंट बात करनी है। तो बेटा अगर किसी बच्चे ने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना करा हो तो कर ले भाई, सिलेबस आराम से उसको पूरा मिल जाएगा। अपने एग्जाम हॉल में गारंटी है वो पूरा करके आ जाएगा, चाहे क्लास 12th का बच्चा हो या जेई नीट वाला भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।